हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट पेपर करेंगे जो अभी इस संडे को ही आपके पास पेपर हुआ था। इसी पेपर में जितना भी जीके का सेक्शन आया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ जो जो फैक्ट बनते होंगे उनको भी यहाँ पर ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पूरा का पूरा जीके का सेक्शन और इस जीके के सेक्शन में करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर रहेगा आपके पास। बाकी वीडियो आपके पास सर बना के दे देंगे। ठीक है, तो बाकी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि हम एक भी क्वेश्चन अब फ्यूचर में आने वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन उस पर गड़बड़ हम यहाँ पर नहीं करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पे? पहला क्वेश्चन आपके पास था यहाँ पर इंडियन नेवी बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज। अब ध्यान देते हैं बच्चा, सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन निकालो। सबसे पहले आप यहीं से क्वेश्चन निकालते हैं कि इंडियन नेवी मतलब हम नेवी डे कब मनाते हैं बच्चा? तो आपको याद रखना है, हम नेवी डे कब मनाते हैं? हर साल 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। तो पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले नेवी डे कभी और मनाया जाता था, मतलब अक्टूबर के महीने में मनाया जाता था। अगर हम नोटिस करें 21 अक्टूबर को इसे मनाया जाता था, पर बाद में ये डिसाइड किया गया कि हर साल इसको कब मनाया जाएगा? हर साल 4 दिसंबर को इसे क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे किस इवेंट को तैयार रख रहे हैं, किस इवेंट को हम यहां से याद रख रहे हैं? तो एक ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। कौन सा ऑपरेशन हुआ था बच्चे? ट्राइडेंट। ये मैं आपको क्लासेस में भी बता चुकी हूं, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। क्यों किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट? क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर या इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। और ये पाकिस्तान वॉर कब का हुआ था बच्चे? तो आपको याद रखना है 1971 का। जब हमारी नेवी कहां पर पहुंच चुकी थी? तो जब हमारी नेवी इस कराची पोर्ट के आसपास पहुंच चुकी थी। ये आपको इसके साथ यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो हम नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। किस इवेंट को कोमेमोरेट करते हैं हम यहाँ पर? तो किस इवेंट को हम यहाँ पर कोमेमोरेट करते हैं बच्चे? 4 दिसंबर को हम कोमेमोरेट करते हैं किसको? 1971 वाले उस वॉर को, जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी इसके अंदर कहाँ पर पहुंची थी? कराची पोर्ट पर पहुंची थी। ठीक है, और कराची पोर्ट कहाँ पर आ जाएगा आपके पास? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन आपके पास एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर हो गया आपके पास? अब देखिए क्या क्वेश्चन, ये तो हो गया आपके पास क्लियर। और उसके अलावा इसका मोटो क्या है? तो आपको याद रखना है शाम नो वरुणः। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास? इसका मोटो आ जाता है। ठीक है, और एक और बात क्लियर रखेंगे बच्चा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं नेवी की, तो नेवी का गठन एक्चुअली में अंग्रेजों ने करा था, ब्रिटिशर्स ने करा था। फिर वही बाद में हमारे पास क्या बनती है? हमारी इंडियन नेवी बनकर आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं क्या क्वेश्चन था बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, और अच्छा, एडमायरल कौन है भी अपने पास? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हम क्लासेस में भी कई बार बात कर चुके हैं और इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब क्या क्वेश्चन था बच्चे हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो मिलान 2024 हुई है, ठीक है, जो मिलान 24 एक्सरसाइज है, वो इनमें से किस सिटी पर क्या की गई है? कंडक्ट की गई। सॉरी, किस सिटी पे यहाँ पर क्या की गई है बच्चे? कंडक्ट की गई है। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना था बच्चे, इसका आंसर क्या था हमारे पास? विशाखापट्टनम। क्या आंसर था बच्चे हमारे पास? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर आता है बच्चे? तो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में क्या निकल कर आता है अपने पास? विशाखापट्टनम आता है। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर रखना था। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये मिलान एक्सरसाइज का कौन सा वाला एडिशन था? तो आपको याद रखना था ये 12th एडिशन था जो इस साल हो रहा था। आप क्लियर रखेंगे कौन सा एडिशन था बच्चे? ये 12वां एडिशन था। और ये इवेंट 2 सालों में एक बार मनाया जाता है, जिससे आप बाइनल कहते हैं। ये 2 सालों में एक बार मनाई जाने वाली एक्सरसाइज है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी मिलान 24? तो आप याद रखेंगे कहाँ पर हुई थी ये? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर आता है बेटे? तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एक और फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से पेपर के लिए। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो पहला ऐसा स्टेट आता है आपके पास जिसकी जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, इसी आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 में क्या किया गया? तोड़ा गया। ठीक है, और इसी से एक और स्टेट निकलता है जिस स्टेट का नाम आपके पास क्या आता है? तेलंगाना। कौन सा स्टेट आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे?
तेलंगाना, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या आ जाती है, तो आप याद रखेंगे तेलंगाना की राजधानी आपके पास आ जाती है हैदराबाद। ये और क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको रिवाइज ही करा रही हूँ, मुझे लगता है मैंने आपको करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बस अब आप इसके साथ क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लो और याद कर लो, ठीक है। तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बेटा अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है ये एक्चुअली में 2020 का करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर भी कह लो इसको, या 2020 का डेटा ये वाला, ठीक है, पर कोई बात नहीं, दिक्कत पढ़ लेते हैं इसे भी। कहता है पायरेकार्डन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इसका आंसर क्या था बच्चे, ऑप्शन थे पेंटिंग, फिल्म, फैशन डिजाइनिंग और पॉप म्यूजिक। अगर आपको पता हो इन्हीं के नाम पर ब्रांड भी है, ठीक है। और कौन थे बच्चा ये, तो आप याद रखेंगे ये कौन थे, एक फैशन डिजाइनर थे। और कहाँ के फैशन डिजाइनर थे, तो ये आपको याद रखना है, ये फ्रेंच फैशन डिजाइनर थे जिनकी डेथ दिसंबर 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी एज क्या थी उस समय पे, तो इनकी एज थी 98। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। तो ये इस बारी का डेटा नहीं था, हो सकता है ये पुराना डेटा उठा लिया गया होगा, उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है, अगला क्वेश्चन था विच कंट्रीज प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2024। अब ध्यान देते हैं बच्चा, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या था, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इजराइल, ठीक है। आप सबको पता है बच्चे कि हमें अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में, तो रिपब्लिक डे का एक पूरा का पूरा इतिहास हमारे पास आता है। और इसका इतिहास किस डेट से जुड़ता है, तो आपको याद होगा 26 जनवरी 1930 से। ये मैं आपको क्लासेस में भी करा चुकी हूँ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला क्या मनाया था, फर्स्ट स्वराज डे भी इसे कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं बच्चे, फर्स्ट स्वराज को ही आप फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम दिया था। ये मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट का एक पहला पॉइंट था, क्या नाम था उसका, डोमिनियन स्टेटस। ये मैं आपको वहां पर बता चुकी हूँ, तो ये आप उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था बच्चे, उस दिन हमारे पास हमारा पहला झंडा भी लहराया गया था। और साथ ही साथ उस दिन हमने क्या मनाया था, अपना पहला स्वराज दिवस मनाया था। क्लियर हो गया। अब जब भी आप रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो हम 26 जनवरी से काउंट करेंगे। तो इस साल का जो अपने पास कौन सा था, रिपब्लिक डे था, ये कौन से नंबर का है बच्चे, तो ये आपको याद रखना है 75th क्या जाता है हमारे पास, रिपब्लिक डे निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया आपके पास। और इसी के अंदर बचा है, इसी के अंदर फ्रांस के, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, फ्रांस से चीफ गेस्ट बुलाए गए थे और उनका नाम क्या था, इमैनुअल, क्या नाम था उनका, इमैनुअल मैक्रोन। ये आंसर इनके पास निकल कर आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आना था बच्चे, यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन हमारे पास आंसर निकल कर आना था, किसका, इस थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, कौन से नंबर का रिपब्लिक डे मनाया गया है, तो आप याद रखेंगे 75th का। और कौन थे इस बार चीफ गेस्ट, तो आप याद रखेंगे कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। क्लियर हो गया सबके पास। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 के कौन आए थे हमारे पास, ठीक है, तो 2023 में इजिप्ट के, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, इजिप्ट के अब्देल फतेह सीसी, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी, ये हमारे पास क्या बने थे, चीफ गेस्ट बने थे, ठीक है। तो 2023 में ये थे और 2024 में कौन थे हमारे पास, तो आपको याद रखना है 2024 में कौन थे हमारे पास, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। क्लियर हो गया सबके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये मैं आपको करंट अफेयर में करा चुकी हूं पहले भी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है, जो पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय पे हमारे इंडिया में कौन चीफ गेस्ट बनकर आया था। अच्छा एक और क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन आपने यहाँ पर याद रखना है कि क्यों बुला रहे हैं चीफ गेस्ट को, ताकि उनके और हमारे जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, इन सबको आपस में बुलाया जाता है। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। क्यों बुलाया जाता है बच्चे इनको, क्योंकि हमारे रिलेशन उनके साथ और स्ट्रांग हो सके, इसके लिए क्या करा जाता है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हुआ था बेटा, ये कहां पर हुआ था, तो कहां के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था,
इंडोनेशिया के, जिनका नाम आपके पास आता है सुकरानो पढ़ते हैं इसको, या सुकरानो, जो आप पढ़ना चाहें, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये आए थे, याद रखना है आपने, और ये कहाँ के हैं बच्चा, तो ये इंडोनेशिया के थे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और उसके अलावा थीम क्या चल रही थी इस बार की रिपब्लिक डे की, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास। ये था एक और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। आपको ये क्लासेस में कई बार बताया गया बच्चे, कई बार, ठीक है। जो गरुड़ एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ। और अभी हमने इंडोनेशिया से एक और फैक्ट सीखा था, याद करिए कौन सा फैक्ट सीखा था, कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारे पास पहला रिपब्लिक डे हुआ था, इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन आए थे वहां पर, तो सुकरानो या सुकारनो, या आप इनका नाम यहां पर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ इस करंट अफेयर पे आपके पास आते हैं, ठीक है। इस बार की जो गरुड़ शक्ति थी वो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक क्या थी बेटा, आपके पास मीटिंग थी। तो ये आपने पहले क्लियर रखना है, किसकी मीटिंग थी, तो ये जॉइंट जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनकी क्या थी, ये एक स्पेसिफिक मीटिंग थी, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कौन सा एडिशन था इसका बेटा, ये वाला, तो आप याद रखेंगे 9th एडिशन था इसका। और ये कहाँ पर हुआ, तो आप याद रखेंगे एक सिटी थी, सिटी का नाम मैं भूल रही हूं, पर आप इसके साथ ऐड कर लेंगे इंडोनेशिया में ही, और इंडोनेशिया के जकार्ता पे, ठीक है, ये क्या की गई थी, एक्सरसाइज की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। और जब भी हम अपनी स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो किसके अंदर आती हैं, तो वो आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये मैं आपको क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो होम अफेयर्स ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है, जिसमें CRPF, CAPF, NSG, जिनको ब्लैक कैट भी कहा जाता है, SSB, असम राइफल, ITBP, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसके साथ आप ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है नेम द पर्सन कन्फर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा पेचीदा था, क्योंकि हमने क्या करा होगा, हमने, मुझे पूरा भरोसा है आपके पास कि आपने क्या गड़बड़ करी होगी। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया के कुछ क्या आते हैं बेटा, हमारे पास हमारा एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि क्या है, हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, और उस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम क्या है बच्चे, उसका नाम है भारत रत्न। क्या नाम आता है बच्चे, भारत रत्न नाम उसके पास आ जाता है, ठीक है। जब भी हम भारत रत्न की बात करते हैं बेटा, भारत रत्न इस साल, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले बात कर लेते हैं 2024 की, और 2024 में भारत रत्न इस साल कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है, तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, और ये दूसरी बार ऐसा होगा जब हम कितने लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न प्रोवाइड कर रहे थे। क्लियर हो गया आपके पास। अब एक क्वेश्चन और, ये भारत रत्न का कंसेप्ट कब बना था, तो आंसर था आपके पास 1954, ये आंसर आपके पास निकल कर आ जाता था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पद्म अवार्ड्स की क्रोनोलॉजी की, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास हाईएस्ट सिविलियन। उसके अलावा अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं बेटा, तो पद्म अवार्ड्स के अंदर सबसे पहला बनता है आपके पास पद्म विभूषण। कौन सा आता है बच्चे आपके पास यहाँ पर, सबसे पहला पद्म विभूषण, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बच्चे आपके पास यहाँ पे, पद्म विभूषण। और इस साल पद्म विभूषण भी कितने लोगों को दिया गया था, 5 लोगों को, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड था आपके पास पद्म भूषण आता है, ठीक है। और पद्म भूषण इस साल कितने लोगों को दिया गया था, 17 लोगों को, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। उसके अलावा लास्ट क्रोनोलॉजी में पद्म अवार्ड्स में क्या आता है, पद्मश्री, और कितने लोगों को दिया गया था, 110, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कितने लोगों को मिला है बेटा यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे 110 लोगों को दिया गया था पद्मश्री, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब उसके अलावा आप सबको पता है कि इन्हें वेरियस फील्ड्स में दिया जाता है, उसी में से एक फील्ड आती है, क्या नाम है बेटा इसका, इस फील्ड का नाम है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और इस साल ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए किसे मिला था, श्री सीताराम जिंदल को। ठीक है, तो ट्रेड और इंडस्ट्री में 2 लोगों को क्या मिला है, पद्म भूषण, उसमें से एक ये है और एक आते हैं श्री यंग, ठीक है, श्री यंग लियू पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो श्री यंग लियू, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ या ना भाई, क्लियर है आपके पास। उसके अलावा अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और सीख सकते हैं कि इस साल जो भारत रत्न दिया गया है वो किन 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो नोट करेंगे यहाँ पर आप अपने साथ साथ, और मुझे आधे बच्चों पे भरोसा भी, उन्होंने पढ़ा होगा पहले भी। उसमें से एक नाम आता है आपके पास कर्पूरी ठाकुर। कौन आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, एक आते हैं आपके पास कर्पूरी ठाकुर। सेकंड कौन आते हैं आपके पास, MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखेंगे आप, एक कौन आते हैं हमारे पास, MS स्वामीनाथन। ठीक है, उसके अलावा चौधरी चरण सिंह, कौन आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं बच्चा, जिनकी याद में हम किसान दिवस भी मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह आ गए आपके पास। उसके अलावा एक नाम आपके पास और कौन सा आ जाता है, PV नरसिम्हा। PV नरसिम्हा आपने याद रखना है, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और 5वां नाम किसका था, लाल कृष्ण अडवाणी, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो लाल कृष्ण अडवाणी, ये वो 5 लोग हैं जिनको इस बारी क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यही 5 लोग थे इस बारी जिन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो रूल क्या कहता है बच्चे, रूल कहता है कि 5 ही लोगों को क्या दिया जाएगा, सॉरी मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, 3 लोगों को। पर पहली बार अगर आप नोटिस करेंगे तो 1999 में, सन 1900 मतलब 1999 में, ईयर 1999 में पहली बार भी कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, 4 को। और इस बारी 2024 में कितने लोगों को दिया गया बच्चे, तो इस बार 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये था इसका आंसर, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही कि क्या क्वेश्चन है ये या क्या नहीं है। मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप अब आने वाले पेपर में इसका गड़बड़ ना करें। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है बेटा, इसी का दूसरा नाम है आपके पास अगस्त क्रांति। क्या नाम है बच्चे इसका, अगला एक आपके पास, तो आप याद रखेंगे अगस्त क्रांति, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, इसी रिवोल्ट को, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट को रिवोल्ट ऑफ 1942 भी कहा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपके पास। किस दिन इसे लॉन्च किया गया था, 18 अगस्त 1942 को। कब लॉन्च किया गया था, 18 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ये समझो जरा सा। ठीक है, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है बेटा, तो 1939 से लेकर 45 तक क्या चलेगी, वर्ल्ड वॉर कौन सी वाली स्टार्ट हो चुकी थी, 2 स्टार्ट हो चुकी थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वाइस रॉय ने, अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझते हैं। ठीक है, देखिए 1937 में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, 1937 में भारत में इलेक्शंस हुए थे और मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस में कौन जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो पार्टी जीती है वो क्या बनाती है, अपना कांग्रेस, अपना मंत्रालय बनाती है, जिसे आप क्या कहेंगे यहाँ पे, वो अपनी मिनिस्ट्री बनाती है। तो किसने अपनी मिनिस्ट्री बनाई हुई थी बेटा यहाँ पर, तो ये मिनिस्ट्री किसने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी। पर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीच में छिड़ जाता है 1939 में, और हमसे बिना पूछे किस में मिला लिया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना लिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंत्रालय क्या कर देता है बच्चे, रिजाइन दे देता है। क्लियर हो गया, रिजाइन देता है। उसके बाद हमारे पास अगस्त ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है। समय समय पर अंग्रेजों को हमारी जरूरत पड़ती रहती है और बाद में पूरी की पूरी कांग्रेस गांधी जी को सोल अथॉरिटी बनाती है और कहती है कि अब आप ही डिसाइड करेंगे कि अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी। और ध्यान दो, अगर आप नोटिस करें तो ईस्ट से हमारी तरफ कौन बढ़ रहा है बच्चे, तो हमारी तरफ जापान भी एग्रेसिव हो रहा था। ठीक है, तो खतरा दोनों तरफ से ही था। दोनों तरफ से मतलब अंग्रेजों ने तो हमारी बैंड बजाई रखी थी, यहाँ पर जापान भी हमारी बैंड बजाने आ रहा था, तो बड़ी चिंता थी इस समय पे। इसीलिए बहुत सोच समझकर एक मूवमेंट चलाया गया था और उस मूवमेंट का नाम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी को अगस्त क्रांति कहते हैं और इसी को रिवोल्ट ऑफ 1942 भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जरा सा, ये तो क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा जब आप
क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया है? ध्यान देना, मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया है? तो आप याद रखेंगे, क्विट इंडिया स्लोगन दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था बच्चे? यूसुफ मेहर अली ने। कौन सा स्लोगन दिया था? तो स्लोगन दिया था उन्होंने क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का पूरा डेटा, ये रेजोल्यूशन किसने प्रपोज करा था? तो आंसर आपके पास होगा जवाहरलाल नेहरू ने इसे पूरा का पूरा क्या करा था? प्रपोज करा था कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे लाया जाएगा और क्या क्या इसके लिए किया जाएगा, वो इन्होंने पूरा का पूरा प्रपोज करा था। उसके अलावा इसे सेकंड मतलब कह सकते हैं आप यहाँ पे कंफर्म किसने करा था? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं आप इन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीजें पैरेलल चल रही थी। सब कुछ कंफर्म करने के बाद एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना था और इस मूवमेंट का नाम क्या था आपके पास? क्या नाम था मूवमेंट का? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब इसके लिए कोई भी सेशन नहीं बुलाया गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं उनके बाद एक सेशन हो रहा है कांग्रेस का, यहाँ पे कोई सेशन नहीं किया गया था, आपने याद रखना है। और इसी के अंदर एम लगाए गए थे, एम रखे गए थे कि क्या क्या एम रहेंगे हमारे अंग्रेजों के प्रति जब हम क्या लॉन्च करने जा रहे हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें हमने बोला था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा था? इसी के अंदर हमने कहा था कि अब हमें यहाँ पर हम अपने आप को संभाल लेंगे भाई, एक बार आप चले जाइए, फिर ये जो जापानीज़ है हम सबसे संभाल लेंगे अपने आप को। और इसी के अंदर बोला गया था बेटा कि एक सैंक्शन किया जाता है कि क्या लॉन्च कर रहे हैं हम? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये इसी क्विट इंडिया के अंदर है। तो इसका आंसर था आपके पास, क्या आंसर था इसके आपके पास? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो याद रखना, ये आता है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटेड बाय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, सेकेंडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड कंफर्म्ड बाय महात्मा गांधी। और उसके बाद इसी क्रांति को क्या बोला गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बेटा अगर आप लॉजिकली सोचिए, ठीक है, नॉन कॉपरेशन में हम अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस में हम उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ रहे हैं, तो जब क्विट इंडिया चलेगा तो हमें क्या करना है? काम क्या है हमारा? कैसे बोलते रहना, डंडे लेके थोड़ी भागना है कि क्विट, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। उसमें भी क्या करना है हमें? उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को ही तोड़ना है। ये इसके साथ जुड़ता है आपके पास और ये इसका आंसर निकल कर आता है, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ क्लासेस में कि जब 8 अगस्त को इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, शुरुआत हो गई इस रिवोल्ट की, 9 अगस्त को सारे के सारे लीडर जेल में चले गए थे। 9 अगस्त को जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो कहाँ चले गए बेटा? वो चले गए सारे के सारे कहाँ पर? जेल में। और 9 अगस्त को कमांड संभालने वाली कौन थी? अरुणा असफ अली। कौन थी बच्चा? अरुणा असफ अली, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द, क्या थी आपके पास यहाँ पे? UNFCC की, ठीक है। तो देखो बच्चा क्या आंसर था इसका, यहाँ पे देखेंगे जरा सा, ठीक है। कंजर्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, कॉरपोरेशन बिल्कुल नहीं है और ये भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे किस पे जोर था हमारा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका आंसर निकल कर आता था, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 1992 में। और इसके ऑफिसेस कहाँ पर आते हैं? बॉन। और बॉन कहाँ पर आएगा आपके पास? जर्मनी। ये आंसर इसका निकल कर आपके पास आता है, ठीक है। और अगर आपको पता होगा तो अभी UNFCCC एक COP लीड कर रहा है, जो COP कहाँ पर हो रही है? बाकू। और बाकू कहाँ पर आता है आपके पास? अजरबैजान। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर करंट अफेयर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है। अगला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे विच फ्रीडम फाइटर रोट द बुक, कौन सा लिखा है यहाँ पे? हिंद स्वराज, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपको क्राउन रूल शुरू करवाती हूँ तो मैंने आपको क्राउन रूल में ही पूरा एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है, उसमें बताया होता है गांधीयन एरा। जब मैं गांधीयन एरा शुरू करती हूँ आपके पास तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? गांधी की अर्ली लाइफ पढ़ते हैं। उसी अर्ली लाइफ में आपको सारी की सारी बुक्स लिखा दी गई हैं बेटा, सारी बुक्स लिखाई गई हैं और इसका आंसर
आंसर आपके पास क्या ना था, महात्मा गांधी। और हिंद स्वराज उन्होंने कब लिखी है, 1909, इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता था। ये आपके पास यहाँ पर क्लियर रखना था। क्लियर हो गया आपके पास, हाँ या ना भाई, क्लियर हो गया ना। अब अगला देखो इसके बाद का, ठीक है। जब आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से बनने वाले 2-4 फैक्ट आप अपने पास लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसमें से एक नाम आप याद रखेंगे, जब भी हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इन्होंने ही एक किताब लिखी है जिसका नाम है बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखी है बेटा इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं जवाहरलाल नेहरू की एक बहन थी, बहन का नाम क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था इनका, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये भी आप ही के पंजाब के पेपर का क्वेश्चन है कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो किसकी चीफ बनी थी या किसकी प्रेसिडेंट बनी थी, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट कौन बनी थी या इंडियन फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो आप याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपके पास यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो ये था इसका आपके पास आंसर, एक और आपके पास आंसर बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा जब आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को हम इनकी याद में क्या मनाते हैं बच्चा, इनकी याद में हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं बच्चा, पराक्रम दिवस। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इनकी भी एक बुक आती है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम आता है बच्चे इसका, इंडियन स्ट्रगल। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, भगत सिंह की, तो इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है वाई आई एम अ एथीस्ट, ठीक है, एथीस्ट। ये आपके पास आंसर निकल कर आना था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट किताबें किसकी, अलग अलग ऑथर की भी, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की भी, ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी के साथ आप एक और ऐड कर सकते हैं, इनकी एक और बुक है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, माय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद द ट्रुथ। ये आपके पास निकल कर आती है इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात, 23 मार्च हर साल हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, किसकी याद में, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के उस पे, ठीक है। चलिए, हो गया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन था समझो। अगला क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चैटर्जी, शरद चंद्र चैटर्जी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं, ठीक है। जब भी आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, मुझे लगता है मैंने जितने भी पंजाब के पेपर सॉल्व करे हैं, जहां जहां ये ऑप्शन आए हैं, मैंने वहां पर आपके पास ये क्वेश्चन डिस्कस करा है, ठीक है। देखिए, जब भी हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, अंग्रेजों ने इन्हें एक टाइटल भी दिया हुआ था, टाइटल का नाम क्या था बच्चे, नाइटहुड, ठीक है। और यही व्यक्ति फर्स्ट रेसिपिएंट है किसका बच्चे, ये पहले रेसिपिएंट थे किसके, ऑफ नोबेल प्राइज के, ठीक है, नोबेल प्राइज। और इन्हें नोबेल प्राइज किस में मिला था बेटा, तो आपको याद होगा लिटरेचर पे, और इनके लिटरेचर का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे गीतांजलि। क्या नाम था बेटा, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है। ये आप इसके साथ करेक्शन कर लेंगे, गीतांजलि, ठीक है। उसके अलावा इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है, जिसका प्रयोग उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान करा था, जिस गाने का नाम है अमर सोनार बांग्ला, जो बाद में क्या बनता है बेटा आपके पास, जो बाद में बांग्लादेश का क्या बनता है, नेशनल एंथम भी बनता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, उसके अलावा ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा इन्होंने अपने पापा का जो अडोब ऑफ होम था, जिसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, शांति निकेतन, ठीक है, उसे भी आगे कंटिन्यू करा था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। तो शांति निकेतन भी किसके साथ एसोसिएटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जोड़ो अगला बंदा, ठीक है। अगला क्या था आपके पास यहाँ पे, अगले थे बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको लिख देते हैं। इन्होंने ही, अच्छा एक और यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं किसके साथ, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है भाई, जनगण मन, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और जनगण मन
दमन भी किस भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली? बंगाली में। अमर सोनार बांग्ला किस में लिखा गया? बंगाली में। तो इनके मोस्ट ऑफ द लिटरेचर किस में लिखे गए हैं बेटा? बंगाली में लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन एक तो आपके पास एक का आंसर निकल गया बंगाली। अगला समझो, बंकिम चंद्र चटर्जी की आप बात करते हैं तो इन्होंने एक नोवेल लिखी थी और नोवेल का नाम क्या था? आनंद मठ। ठीक है, और ये आनंद मठ किससे इंस्पायर होकर लिखी थी इन्होंने? तो आपको याद रखना है सन्यासी रिवोल्ट से एसोसिएट होकर इन्होंने ये या इंस्पायर होकर इसको वहां पर लिखा था। ठीक है, यही वो बंदा है जिसने इंडिया का नेशनल सॉन्ग लिखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? वंदे मातरम कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा तीसरा बंदा कौन था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखते हैं, इनको भी चैटर्जी भी लिखते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बातें नहीं है यहाँ पर। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है पत्थर दाबी, जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था भारत में। और ये तीनों के तीनों एक लिटरेचर से एसोसिएटेड हैं। लिटरेचर का नाम या फिर भाषा का नाम क्या आता है आपके पास? बंगाली। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, और जब भी हम बंगाली की बात करेंगे एक क्वेश्चन निकाल लो कि इसी साल ये क्या बनी है? इसी साल ये क्लासिकल लैंग्वेज भी बनी है। अक्टूबर 2024 का ये करंट अफेयर है, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था रिसेंटली ज्योति बरवाल वन विच मेडल इन द वुमेन 76, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? तो आपको याद रखना है इसका आंसर है गोल्ड मेडल। इन्होंने यूक्रेन की मारिया को हराया था और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखेंगे ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। और किससे हराया था इन्होंने? तो इन्होंने यूक्रेन की, ठीक है, किससे हराया था? मारिया को। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? वहां पर डिफीट करा था। ठीक है, क्लियर है, और इसमें कुछ नहीं करने का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था आपके पास, ये मैंने क्लासेस में भी आज भी एक्सप्लेन करा था आपके पास कि विच अमंग दी फॉलोइंग। अब जरा पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो यार। ठीक है, क्या लिखा था? कहता है आपके पास कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसने अपोज करा था? मैंने आपको कई बार बोला है, जहां पे लिखा होगा एक्सेप्ट, जहां पे लिखा होगा अपोज, जहां पे लिखा होगा नॉट, इन सबको तो भाई रट्टा मार लो। ठीक है, इन सबको रट्टा मार के चलो। तो क्या लिखा था यहाँ पे? विच अमंग दी फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोजेज द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन एनी बेसेंट से ही पहला क्वेश्चन निकालो भाई। ठीक है, एनी बेसेंट जो है उन्होंने 1917 का कैलकाटा सेशन क्या करा था बच्चे? कैलकाटा सेशन किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेड करा था। अगर आपको याद हो, हेड मतलब ये उसकी क्या बनी थी बच्चा? प्रेसिडेंट। और ऐसा करने से ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी थी किसकी? आईएनसी की। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, आईएनसी की। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पता होगा जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी किसने करी थी? तो आप याद रखेंगे एनी बेसेंट ने करी थी। उसके अलावा एनी बेसेंट की जब आप बात करते हैं तो एनी बेसेंट की जब आप बात करते हैं तो ये कहाँ से आई हुई थी? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से आई थी। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। इन्होंने अपने आइडियाज़ किसे दिए थे? तो तुम्हें याद होना चाहिए अपने आइडियाज़ किसके साथ शेयर करे थे? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो तुम्हें लगता है कि बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर नहीं होगा? क्लासेस में बच्चों ने कहा इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है। मैंने आपको उस टाइम पे भी क्लियर करा बेटा, वो वुमेन यहाँ पर आके अपनी कंट्री वाले जो आइडियाज हैं उन्हें शेयर कर रही है। तो तुम्हें लगता है कि ये होगा इसका आंसर? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ही, दोनों ने ही मिलकर होम रूल लीग चलाया था, पर एरिया डिफाइन कर लिया था, एरिया डिवाइड कर लिया था। ठीक है, सेकंड समझो बच्चे यहाँ पर किसका नाम है? औरोबिंदो घोष का। औरोबिंदो घोष पहले तो कौन से व्यक्ति हैं? पहले तो ये एक्सट्रीमिस्ट भी थे थोड़े बहुत। ठीक है, उसके बाद ये किस में चले गए थे? रेवोल्यूशनरी में। तो इन्हें क्या दिक्कत है इसमें? इन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा महात्मा गांधी की बात करो। महात्मा गांधी अगर आप पढ़ते हैं तो 9 जनवरी 1915 को कहां पर वापस आए हैं? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए हैं। 1916 में इनको मना कर दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आप भारत की पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। एक साल आप गेड़ा मारिए ना, आप एक साल का टूर निकालिए पूरा का पूरा, आप घूमिए अच्छे तरीके से और देखिए कि भारत की पॉलिटिक्स क्या कहती है आपको। तो ये पूरा का पूरा घूमते हैं। और इसी के साथ तुम्हारे जेल वार्डन के पेपर में क्वेश्चन है कि PSSB में मैं भूल जाती हूँ, फर्स्ट
फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन था आपके पास, तो इसका आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इसका आंसर था। क्लियर हो गया। अब यहाँ वापस आओ, तो यहाँ पर किसका फायदा था? यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले कौन सा लीडर है? ये एक मॉडरेट लीडर है जिसकी बिल्कुल नहीं बनती किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो तुम्हें लगता है ये कोई मूवमेंट चलाएंगे और उसको ये हामी भरेगा? तो मैंने आपको इसका आंसर क्या आना था बेटा? इसका आंसर आना था गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। 1907 में कौन सा स्प्लिट हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस कितने भागों में टूट गई थी? 2 में। और फिर मिली कब है जाके? 1916 में। कौन से सेशन में मिली थी यहाँ पर? तो लखनऊ सेशन चल रहा था, और उस टाइम पीरियड पे किसकी डेथ हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले। और 2 लीडर मरे थे मॉडरेट्स के, उसमें से एक नाम है फिरोज शाह मेहता। ये दोनों बंदे मरे थे। इनके मरने के बाद, ठीक है, जो गरम दल और नरम दल है कांग्रेस का, उन्होंने आपस में हाथ मिलाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लासेस में कई बार बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन चोजन एज द इंडियाज चेफ दे मिशन, या शेफ दे मिशन, या चीफ दे मिशन आप कह सकते हैं, फॉर 2024 ओलंपिक्स। कहाँ पर हुए हैं ओलंपिक्स इस बार के भैया? पेरिस में, ठीक है। पेरिस में पैरा भी हुए हैं और दूसरे कौन से हुए हैं? ओलंपिक्स भी हुए हैं। तो ये दोनों का तो क्वेश्चन सीधा बन जाता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पहले किसे चूज किया गया था? मैरी कॉम को। इन्होंने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से क्या कर दिया था? इन्होंने क्या कर दिया था बच्चे? पर्सनल इश्यूज की वजह से इन्होंने क्विट कर दिया था। और फिर कौन चुने गए थे यहाँ पे? गगन नारंग। तो कौन चुने गए थे यहाँ पे? गगन नारंग। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था, ठीक है। और अगर आपको पता हो बच्चे, जो 2012 के ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, 2012 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये क्या लेकर आए थे? ब्रॉन्ज मेडल। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो क्या लेकर आए थे बच्चे? तो ये और जो 2012 के जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे क्या लेकर आए थे बच्चे? तो ये ब्रॉन्ज मेडल विनर थे, आप याद रखेंगे। किस फील्ड में? तो एयर राइफल में, ठीक है। और 10 मीटर एयर राइफल ये आप इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जब हम अशोका की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? आप यहाँ पे क्या कहते हैं इन्हें? फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये? तो आप याद रखेंगे मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस काम को अकेले तो नहीं कर सकते थे, मतलब वो फाउंडर अकेले तो नहीं थे, तो सॉरी आप ऐसे लिख लेंगे इसको कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे आपके पास? फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो ये क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे। उसके अलावा जब आप बात करते हैं किसका यहाँ पे नाम, जब आप अशोका, देखो पहले कौन आता है मौर्य डायनेस्टी का? राजा चंद्रगुप्त। कौन आता है सबसे पहले यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब तुम देखो बेटा ऑप्शन में गड़बड़ ये भी है, चंद्रगुप्त ये लिखा हुआ है, अब ये मौर्य है या गुप्ता ये भी नहीं क्लियर है, पर हम दोनों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके अलावा चंद्रगुप्त जो है उनके बाद कौन आता है? इनका बेटा, और बेटे का नाम क्या आता है यहाँ पे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या आता है आपके पास? अशोका, ठीक है। और अशोका के बारे में हम बहुत ही पहले डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम इनको गुप्ता डायनेस्टी से देखें तो गुप्ता डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा आ जाते हैं आपके पास, कौन आ जाते हैं? चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके अलावा इसका आंसर था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने ये कहा था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और श्रीगुप्त कौन थे? तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है किसको? श्री गुप्ता को, ठीक है। क्लियर हो गया। और चंद्रगुप्त भी वैसे देखो बेटा एक और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, है ना। जो चंद्रगुप्त हैं रुको, जो चंद्रगुप्त है अपने पास ये 2 हैं, एक चंद्रगुप्त 1 है, एक चंद्रगुप्त 2 है, ठीक है। तो आप 1 2 कुछ भी देख लें, पर इसका आंसर था समुद्रगुप्त। एक और बात, ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको पता हो तो रबर का प्रयोग एक तो हो गया मिटाने के लिए किसी चीज़ को, टायर में, ट्यूब्स में, इन सब में यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए कि अभी कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल कर आता है, इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है थाईलैंड। याद रखेंगे आप, क्या आंसर आता है बच्चे यहाँ पे, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद आता है इंडोनेशिया। थाईलैंड के बाद कौन सा आता है बच्चे आपके पास, इंडोनेशिया। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है वियतनाम। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद चाइना। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंडिया और उसके अलावा क्या आ जाएगा, चाइना। ये आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा भारी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 100 बार क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक की 2 अखबारें हैं, एक का नाम क्या था बच्चे यहाँ पे, केसरी, और एक का नाम क्या था आपके पास यहाँ पे, मराठा। ठीक है, मराठा भी लिखते हैं, मराठा भी लिखते हैं, जो आप देख लेंगे। ये दोनों अखबारें 1881 में चलाई गई थी और इसमें से जो केसरी थी वो किस भाषा में आती थी, मराठी भाषा में आती थी, और मराठा किस में आती थी, इंग्लिश में आती थी। तो क्या आंसर टिक होना था आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास टिक होना था, क्या आंसर टिक होना था आपके पास यहाँ पे, मराठी। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब एक और करंट अफेयर निकाल लो यहाँ से। ठीक है, जो मराठी है अब उसे क्या बना दिया गया है बच्चे, उसे अभी इसी साल अक्टूबर 2024 में किसका दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को ही मेकर ऑफ क्या कहा जाता है, इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। तो आपके चंडीगढ़ फायरमैन का पेपर हुआ था, वहाँ क्वेश्चन था कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो इसका आंसर आपके पास निकल कर आना था महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए हो गया एक और आपके पास क्वेश्चन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला था म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ हिंदी मूवी, क्या नाम है इसका यहाँ पर, गाइड। तो इसका बेटा कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन बनता नहीं है आपके पास। ठीक है, इसका आप आंसर देख लेंगे, SD बर्मन करके इसका नाम आपके पास आना था। ठीक है, तो ये पुराना ही करंट अफेयर है, उसके साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था बच्चे आपके पास यहाँ पे, अगला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, ये जब भी मैं आपको मॉडर्न शुरू कराती हूँ तो मैं आपको वहाँ पर बताती हूँ कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में हाँ, जब भी मैं आपको मॉडर्न कराती हूँ यहाँ पर जब भी मैं आपको मॉडर्न कराती हूँ वहाँ पर मैं आपको पहले क्या बताती हूँ बेटा, इसी के बारे में समझाती हूँ और इसी के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ कि अगर हम पढ़ें किसके बारे में, यहाँ पर अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें, जब भी हम मुगलों को पढ़ते हैं बेटा, तो मुगलों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किसे समझना पड़ता है बच्चे, हमें समझना पड़ता है किसको, सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि किस तरीके से मुस्लिम्स का इन्वेडर हुआ इंडिया में, किस तरीके से वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, किस तरीके से वो हमारे पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अगर हम देखें तो हाँ, मतलब किस तरीके से वो इंडिया में पहुंचते हैं और इंडिया में पहुंचने के बाद अपने ऊपर किस तरीके से यहाँ पर डायनेस्टीज़ को सेटअप करते हैं। ठीक है, देखो क्या बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन था आपके पास, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तुम सबको मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद गौरी इंडिया आया था, याद करो, अरब का इन्वेजन हुआ था, तुर्क का हुआ था, तो कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी ने जाते जाते अपने कुछ स्लेव्स को ढूंढा था, छोड़ा था यहाँ पर, उसमें से एक स्लेव का नाम क्या था बच्चे, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था बच्चे इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या फाउंड करा था बच्चे, तो कुछ किताबें लिख देती हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत भी आप कह सकते हैं, गुलाम डायनेस्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्लासेस में भी बताया हुआ है कि सबसे पहला वंश कौन सा आया था यहाँ पर, गुलाम डायनेस्टी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं और इसी को हम मामलूक भी कहते हैं। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, सेकंड कौन सी डायनेस्टी आती है, खिलजी आती है हमारे पास, और खिलजी जो है उसमें 2 ही राजे हमारे पास आते हैं। फिर कौन सी आती है आपके पास, तुगलक, और तुगलक के बाद कौन सी आती है आपके पास, सैयद, और सैयद के बाद लास्ट कौन सी आती है आपके पास, लोधी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन तो ऐबक हो गया किसका फाउंडर, गुलाम का। खिलजी का फाउंडर कौन हो गया,
खिलजियों का फाउंडर कौन आ जाता है आपके पास? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी आप याद रखेंगे यहाँ पर। तुगलकों का कौन आ जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा सैयद का कौन आ जाता है फाउंडर? तो आप याद रखेंगे खिजर खान, कौन आ जाता है यहाँ पे? खिजर खान, ये इसका आंसर बन जाता है। वैसे ही लोधियों का फाउंडर कौन आ जाता है बच्चे? बहलोल लोधी, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अगर आपको पता होगा तो बड़ी अच्छी बात थी, नहीं पता था तो आप यहाँ से इसको सीख लेंगे ताकि आपको ये वाला क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन पे अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ इसको सीधी सीधी बात कि जो कामागाटा मारू इंसिडेंट है, अगर आप लॉजिकली देखें, ठीक है, तो कहता है कामागाटा मारू इंसिडेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कनाडा बनता है, क्योंकि इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हुआ है, ठीक है। पर शिप कहाँ की थी? तो ये शिप थी जापान की। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ूंगी अभी के लिए। इसका आंसर एक बार आपके पास आंसर किया जाए ऑफिशियली, फिर इसको मैं पूरा देखना चाहूंगी, ठीक है। तो आप इसके साथ देख लेंगे अभी के लिए। चलिए, अगला था बच्चे कि कहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप 2025 खेला जाएगा। तो इसका मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चे, 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 में इसे खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, ठीक है, याद रखना है आपने, इंदिरा गांधी स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ पर आता है आपके पास? नई दिल्ली में। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर भी आ जाता है। और ये पहली बार होगा कि जब कौन सा गेम यहाँ पर खेला जाएगा? खो खो वर्ल्ड कप यहाँ पर खेला जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये था आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पंजाब का क्वेश्चन था और इसका आंसर फिर रणधीर था, ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला था व्हेन वाज द आर्य समाज अ रिफॉर्मर मूवमेंट फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। मैंने आपको क्लासेस में एक चैप्टर कराया था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसके हिसाब से इसका आंसर आपके पास क्या बनता है? 1875, ठीक है। और फाउंडेड बाय, तो आप याद रखेंगे स्वामी, ठीक है, याद रखेंगे आप स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे क्या करा है बच्चे? तो इसे फाउंड करा था। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्लोगन भी दिया था। क्या है स्लोगन? गो बैक टू वेदास। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाना था? यहाँ पर आपका आंसर आना था 1875, जो कि मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। और याद रख लेंगे आप इसे कहाँ फाउंड किया गया था? तो इसे फाउंड किया गया था, इस मूवमेंट को, कहाँ पर? बॉम्बे में। यह आंसर इसके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो भी रह गए हैं वो आपको दीपक सर करा देंगे, और बाकी जो मेरा वाला सेक्शन था मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आई होप आप कनेक्शन बना पाए होंगे। और जो कामागाटा मारू वाला है उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना। एक बार मैं फिर और चेक भी करना चाहूँगी इसको, फिर इसका आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।